Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वाइगॉस्की इस बार अगर हम देखते हैं, हर साल क्वेश्चंस तो आते ही हैं वाइगॉस्की से. कई बार मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बट जो अभी अगस्त 2023 का पेपर हुआ उसमें 3 क्वेश्चन पेपर 1 में डायरेक्ट हैं. अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म को हटा दें तो वो भी जुड़ा हुआ है, और 4 क्वेश्चन पेपर 2 में है. मतलब इस साल हम देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन के लगभग. तो 4 क्वेश्चन सिर्फ वाइगॉस्की से हैं पेपर 2 में, 3 क्वेश्चन सिर्फ वाइगॉस्की से हैं पेपर 1 में. तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. ये डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट तो और 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में. तो जरूरी है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की दृष्टि से क्वेश्चंस. अगेन जैसा मैंने कहा कि ये पहला टॉपिक है, ऐसे ही एक टॉपिक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस हम करते जाएंगे. और ना सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं वो आप देख सकते हैं. बैचेस में जो लोग हैं वो टॉपिक आने का इंतजार करें, और आपका पूरा रिवीजन टॉपिक का इन क्वेश्चंस के थ्रू, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों हो जाएगा. नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे. कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत दिनों से ये अवेटेड था जो सेशन था, फाइनली आज जो है ये हो गया. आज से 10-12 दिन पहले होना था. स्टार्ट करते हैं आज की कहानी और समझते हैं. 9 बजे का टाइम रहेगा डेली. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएं. इसके अलावा कोई बात हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा. जो पीडीएफ है, कल वाला पीडीएफ मैं जानती हूँ अभी पेंडिंग है, बट वो मिल जाएगा. मैंने अभी उसके आंसर्स जो है मार्क हो रहे हैं. तो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे. 8.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़े हुए हैं. किसी भी फेक चैनल से, फेक वेबसाइट से प्लीज़ मत जुड़िएगा. जो लोग बैचेस में इंटरेस्टेड रहते हैं या बैच लेकर के पढ़ना चाहते हैं सभी टीचर्स के द्वारा, या सीडीपी में वहाँ आपके साथ डील कर रही होंगी. बहुत तसल्ली से बैच चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस बार डिस्कशन में. करियर विल ऐप डाउनलोड करके वहाँ आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को. आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे. क्वेश्चंस हैं कुछ 32 के करीब, और करीब क्या एग्जैक्ट 32 क्वेश्चंस हैं. स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है. फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, वो सब भी चलता रहेगा, लेकिन टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करना जरूरी है ना. समझें फटाफट से, देखें क्या कहानी है. देखिएगा, जवाब दीजिएगा पोल में. बहुत बढ़िया. ए क्वेश्चन का जवाब जो है वो हम इस बार के क्वेश्चंस भी इसमें मैंने ऐड किए हैं कि जरूरी है कि वो भी हम अच्छे से रिवाइज करें. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बार भी. अच्छा, गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोई क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो पूछा नहीं जा सकता. वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके. कई बार एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं. तो ये नहीं सोचना कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस सारे एग्जाम्स में होती है, बट सीटेट में सबसे ज्यादा है ना. अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर कोई अच्छे से कर ले तो पेपर नहीं रुक सकता. स्टार्ट करते हैं. असर्शन और रीजनिंग, ये वाले क्वेश्चन से बहुत डर लगता है ना. लगना नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. कल एक क्वेश्चन किया था वाइगॉस्की का जिसमें विद इन वाली बात थी कि विद इन ZPD जो है हेल्प मिलनी चाहिए बच्चे को. उस पर भी चर्चा करेंगे. आज बैच में कई लोग कह रहे थे कि कंफ्यूजन है उसमें, है ना. तो असर्शन क्या है, यानी अभिकथन क्या है कि इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स. यानी यदि शिक्षकों और साथियों, पीयर्स मतलब जो आपके क्लासमेट हैं बच्चे के, उसके दोस्त हैं, तो शिक्षक यानी टीचर्स और पीयर्स से जो हेल्प मिल रही है, या जैसे अधिक जानकार अन्य, जिनको हम कह देते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो आपसे ज्यादा जानते हैं, चाहे वो आपसे एज में कम है या ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे हो सकता है मैं ऐसा अज्यूम कर लेती हूँ कि सीडीपी में ज्यादातर लोगों से मैं ज्यादा जानती होंगी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ठीक है ना. जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सालों साल से, कितनी बार 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर किया, तो वो सारी चीजें, मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो गया, तो मैं मोर नॉलेजेबल अदर काउंट करूंगी यहाँ पे सीटेट में जब हम बात कर रहे हैं सीडीपी की. ठीक, तो मतलब एज में मैं हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों से छोटी हूं, लेकिन क्या हुआ, उस एक पर्टिकुलर एरिया में मोर नॉलेजेबल अदर कहलाई जा सकती हूँ. या जैसे हमारे जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन, जो आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके फादर मदर हो सकते हैं, आप एज में कम होंगे उनसे, लेकिन टेक्नोलॉजिकली फोन का कोई फंक्शन सीखना होगा तो वो आपसे सीख लेंगे, क्योंकि आप वहां मोर नॉलेजेबल अदर हुए, उस एरिया में आप उनसे ज्यादा जानते हैं. ठीक है ना. तो मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो. आपका टीचर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है. बस शर्त यह है कि वो आपसे उस क्षेत्र में ज्यादा जानता हो. ठीक है ना. रीजन क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो इंटरेक्शन है ऐसे लोगों के साथ, जो टीचर्स हैं, जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं और पीयर्स हैं, वो नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, लर्नर्स को हेल्प कर सकते हैं. जहां वो अटक रहे हो, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो, तो इन लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं. ये चीज हेल्प करती है. तो ये बात तो ट्रू है, इसमें क्या समस्या है, ये बात तो सही है ना. रीजन क्या है इसका, सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. यानी जो सामाजिक संपर्क है वो सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है.
यानी जो सोशल इंटरेक्शन है, जो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूं, ये सब क्या है? सोशल इंटरेक्शन का पार्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का पार्ट है, ठीक है ना? या आप अपने दोस्त से समझ रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट या उसको समझा रहे हैं, तो ये सब लर्निंग में हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मोर नॉलेजेबल अदर टीचर्स, पीयर्स, वो भी हेल्प करते हैं गाइडेंस में। तो ये बात भी सही है और इसका रीजन भी सही है कि सोशल इंटरेक्शन हेल्प करता है। तो दोनों बातें सही हैं और आर इसका करेक्ट रीजन भी है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 75% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अच्छा, एक स्नेहा वाला क्वेश्चन है, एक बार आया था अभी फरवरी 2023 यानी फरवरी 2023 के पेपर में आया था। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि उसकी हाइट बढ़ जाती है तो स्कैफोल्डिंग में आएगी या फिर ग्रोथ कहलाएगी। उस पर हम चर्चा करेंगे, लास्ट में है वो आई थिंक आज कहीं क्वेश्चन, और उसमें आपको बताना है मुझे कि वो ग्रोथ क्यों है, स्कैफोल्डिंग क्यों नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, अदरवाइज रट्टे लगाने हैं, आसान से सवाल करने हैं तो आसान तो अपने आप ही हो जाएंगे जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के मुश्किल चीजें भी कर लेंगे, है ना? तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की यानी वाइगोस्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। यानी जो सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स क्या है? मेरा आपका इंटरेक्ट करना, कोई डिबेट सुन रहे हैं आप टीवी पे, कोई पॉडकास्ट देख करके अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, या कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, ये सब क्या है? एक तरह से सोशल इंटरेक्शन का ही पार्ट है ना? आप अपनी दादी नानी से कहानी सुन रहे हैं तो वो भी सोशल इंटरेक्शन का पार्ट है। तो सोशल फैक्टर्स आपकी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं बट दिमाग को नहीं। ये कहना गलत होगा क्योंकि लैंग्वेज से दिमाग का विकास अपने आप होगा, ठीक है ना? वाइगोस्की कह रहे हैं लैंग्वेज क्या है? ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन काइंड का उसके संज्ञान के, उसके दिमाग के विकास के लिए। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि सोशल फैक्टर्स से सिर्फ लैंग्वेज डेवलप हो रही है, बल्कि संज्ञानात्मक विकास नहीं हो रहा, सिर्फ भाषा विकास हो रहा है। अगर भाषा विकास हो रहा है तो संज्ञानात्मक विकास अपने आप होगा। भाषा विकास एक टूल है ना? कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज डेवलप होती है, जबकि उल्टा है। वाइगोस्की कहते हैं भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट से, जैसे जैसे हम भाषा सीखते हैं वैसे वैसे हमारी समझ बेहतर होती है। अब मैं और आप भाषा के माध्यम से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे या जो लोग कोर्सेज में भी हैं या प्रीवियस वीडियोस भी आपने देखे होंगे, तो उस भाषा के माध्यम से हम अपनी समझ बढ़ा पा रहे हैं। आपकी जो समझ है इस सब्जेक्ट की वो बेहतर हो जाएगी, यानी आपका संज्ञान बेहतर हो रहा है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा एक यंत्र का काम करती है। ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा का विकास हो रहा है, वाइगोस्की के अनुसार कम से कम, ठीक है ना? तो ये बात गलत हो जाएगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से भिन्न है नहीं। जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बैच में जो लोग हैं, या फिर पुरानी वीडियोस अगर किसी ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो ये कहना गलत हो जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यानी यदि आपकी भाषा बेहतर हो रही है, जैसे जैसे आप भाषा बेहतर समझना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, यूज करना सीखते हैं, आप उस भाषा के माध्यम से इंटरनेट से सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, किसी से बातचीत करके, डिबेट डिस्कशन देख करके, सुन करके, इन्वॉल्व होकर के सीख सकते हैं। तो भाषा नहीं हो तो फिर हमारे पास क्या मजा आएगा जीवन जीने में? हम अपनी समझ को कैसे बढ़ाएंगे? फिर तो एनिमल्स जैसी स्थिति हो जाएगी। वो वाला एनिमल नहीं, रणबीर कपूर वाला, वो भाषा के साथ एनिमल है, बिना भाषा वाले एनिमल की बात हो रही है, ठीक है ना? तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ठीक है ना? लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स, मदद मिलती है संज्ञान को, हमारी समझ को बेहतर होने में। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। जब वाइगोस्की की बात होती है तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, ये तो आपका आज की हो गई क्लास। देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पे तो वाइगोस्की के कॉन्टेक्स्ट में 3 चीजें याद रखनी होती हैं। SCL, जैसे BPL होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये है सोशल फैक्टर, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। आपको SCL याद रखना है। ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी थियरी इसी के अराउंड खत्म हो जाती है। यानी सोसाइटी यानी समाज महत्वपूर्ण है वाइगोस्की के अनुसार। इनकी थियरी का नाम भी सोशियो कल्चरल अप्रोच है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है, जो दिमाग के विकास की थियरी अगर मैं कहूं तो। उसी पे बात वाइगोस्की, प्याजे ने भी की है। उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है ना? वाइगोस्की का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बहुत चल रहे हैं आजकल। देखो एक बार तो सोसाइटी, कल्चर यानी समाज, संस्कृति, और प्याजे थोड़े से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं,
वाइगॉस्की कह रहे हैं यार खेलते कूदते सीख जाओगे यार। प्याजे भी वही कह रहे हैं, लेकिन ये समाज के साथ इंटरेक्शन पे ज्यादा जोर देते हैं, दादी नानी कहानियों पे ज्यादा महत्व इनका होगा। और लैंग्वेज, ये 3 चीजें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। समाज, संस्कृति और भाषा। संस्कृति में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, आपके कस्टम्स हो सकते हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, आपकी रामायण महाभारत से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं, ग्रंथ हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 3 और शब्द हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता हो, ZPD, वो दायरा जो आप खुद से सीख सकते हो, किसी की मदद से सीख सकते हैं, उस दायरे को ZPD कहते हैं, है ना। और स्कैफोल्डिंग, इस स्कैफोल्डिंग होती है मदद, इस पे अभी आएंगे, इनको लेकर के टेंशन नहीं लेनी। अभी ये समाज, संस्कृति और लैंग्वेज जहां आती हुई दिखे समझ जाओ वाइगॉस्की की बात हो रही है। सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इनकी थियरी का नाम। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। और हमें पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा जुड़ी हुई है। और अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है ब्रेन का और एक राइट हेमिस्फेयर है, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। ब्रेन की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क की जब हम बात कर रहे हैं, और मस्तिष्क का पूरा विकास क्या कहला रहा है यहाँ पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसको अगर हम बांट के देखें तो भाषा कहां आएगी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लॉजिक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो ब्रेन के लेफ्ट साइड में होती है। L फॉर लॉजिक, L फॉर लेफ्ट, है ना। तो लैंग्वेज यानी भाषा का विकास किस साइड होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, साइंस हुआ, जितनी भी चीजें लॉजिक से जुड़ी हुई हैं वो सब लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में वर्क करेंगी। और जो राइट ब्रेन है वो आपका क्रिएटिव ब्रेन कहलाता है। क्रिएटिविटी आपकी राइट साइड ऑफ द हेमिस्फेयर में, राइट साइड ऑफ द ब्रेन में, राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में होगी। बात ठीक है नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई कमेंट करा, आई गॉट सिलेक्टेड इन KVS TGT, थैंक यू मैम, आई वांट अ मीटिंग विद यू मैम। बहुत सारे मेल्स हमें आए हुए, मेल कर दीजिए आप, CBSE करिए, आपने अपना नाम नहीं लिखा है तो मेल कर दीजिए आप himanshi.edu10@gmail.com। और या फिर करियर विल में एक फॉर्म शेयर किया था, मैं कल भी भूल गई हूँ, आज फॉर्म शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वो आप फिल कर दीजिएगा। जल्दी कुछ इंटरव्यूज में लेने वाली हूँ, ज्यादा तो नहीं बट लूंगी, देखिएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की के अनुसार सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी जो सामाजिक कारक हैं, जो मिलना जुलना है, इंटरेक्शन है समाज में, है ना, एक्टिविटीज हैं, खेलना कूदना भी है इवन, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है बट संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जो सोशल फैक्टर्स हैं अगर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप होगा, है ना। तो ये तो बात गलत हो गई, पहले वाले ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। क्या हुआ, पोल नहीं गया, अच्छा कोई नहीं। बी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगेन ये कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाएगा, जबकि उल्टा होना चाहिए यहां पे कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाएगा। अगर ये ऑप्शन हमारे पास ना हो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हम इसके साथ जा सकते हैं मजबूरी में, बी ऑप्शन के साथ। उतना बुरा नहीं है क्योंकि चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें चाहिए यहां पे। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है वाइगॉस्की के अनुसार कि लैंग्वेज और कॉग्निशन जो है, संज्ञान जो है वो अलग अलग चल रहे हैं, स्वतंत्र चल रहे हैं, नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, वैसे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही हिस्सा कह सकते हो या जुड़ा हुआ है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ये रिपीट तो नहीं हो गया क्वेश्चन, है ना, ये भगवान, चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कशन में इतना मजा आ रहा है मुझे याद ही नहीं कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। एज पर लेव वाइगॉस्की प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, मतलब बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज में। कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है पहले कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट यानी संप्रत्यों का बनना, कॉन्सेप्ट्स का बनना, है ना। आपसे पूछा जाए कि बारिश कैसे होती है, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट होगा, कहां होगा, हाथों में, दिमाग में होगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। तो टेंजिबल रिवॉर्ड्स के थ्रू, वाइगॉस्की ये कहेंगे कि टेंजिबल रिवॉर्ड्स के थ्रू होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉन्सेप्ट्स का बनना। देखिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ना प्याजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। वाइगॉस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, जो कहते हैं समाज के माध्यम से बच्चे के दिमाग का विकास होगा। और प्याजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कह रहे हैं कि बच्चे की एक्टिविटी सोलली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग कभी भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे फोकस नहीं करते। ये एक संप्रदाय है आपकी साइकोलॉजी में, एक स्कूल है जो बिहेवियरिज्म कहलाता है, व्यवहारवाद। वो लोग कहते हैं पुरस्कार की बात। अदरवाइज जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग हैं वो नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं, ना कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे।
ये कहते हैं ये लंबा चलेगा नहीं, रिवॉर्ड पनिशमेंट। तो आपको देखना है बच्चा एक्टिव कहां है। जहां बच्चा एक्टिव मिले समझ जाओ कहानी सही चल रही है। तो पीयर कोलैबोरेशन में बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको, सहकर्मी सहयोग यानी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के ग्रुप में सीख रहे हैं। जब ग्रुप में लर्निंग होती हुई नजर आए समझ जाओ ग्रुप किसका हिस्सा हुआ, समाज का। और वाइगोस्की तो सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सोशल आइसोलेशन नहीं, आइसोलेशन का मतलब हो गया एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया, अलग, अलगाव। सोशल इंटरेक्शन, आइसोलेशन नहीं, है ना, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। सामाजिक अलगाव नहीं है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। तो शब्दों के फेर में नहीं फंस जाना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। अगर यही ऑप्शन ऊपर दे दिया होता तो कई लोग गलत कर देते। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, देखिए सुनने में लगता है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। क्योंकि हो सकता है मुझे देख के सीखना पसंद हो, किसी को करके सीखना पसंद हो, किसी को सुन के सीखना पसंद हो, लेकिन हम सबको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, हम कह रहे हैं सबको लेक्चर मेथड से ही पढ़ाएंगे, वो गलत है। यहां डिफरेंशिएटेड करिकुलम होना चाहिए, या जो है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पीयर कोलैबोरेशन, जब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दोस्त ग्रुप बना करके वहां सीख रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाफट से। ये कहता है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज थियरी, इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होती है? आंतरिक वाक, जब बच्चा मन में बातें कर रहा हो, है ना भाई। बचपन में अगर डांट लगे मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, या किसी से भी जिनको आपको पता है उल्टा जवाब आप दे नहीं सकते हैं, या कोई दूर की आंटी मिल जाए आज भी, है ना, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, और कहें और निशा शादी कब कर रही हो, हाँ हाँ नौकरी नहीं लगी क्या अभी तक, फलानी चीज नहीं हुई क्या। अब आप उनके मुंह पे हो सकता है चीजें ना कह पाए मन में, लेकिन मन में जरूर कहेंगे। अब जब मन में जो आप कह रहे होंगे कि आंटी अपना ही देख लो, है अपने बच्चों का भी देख लो, उनका हमें सब पता है, ये आप मन में कह रहे हैं, बाहर नहीं। इसे इनर स्पीच कहते हैं। ये जो आपने मन में आंटी को बुरा बुरा कह दिया, ये कहां क्या कहलाता है? इनर स्पीच कहलाता है। आंतरिक वाक है, ये आपके अंदर की बातें हैं, है ना। बाहर बोल दी तो तमाशा हो जाएगा, ठीक है ना, घर पे मीटिंग बैठ सकती है। तो अगर हम बात करें वाइगोस्की के सिद्धांत के, या फिर दूसरा काम ये होगा कि आगे से आंटी पूछना बंद कर देंगी अगर आपने बाहर बोल दिया, तो दोनों में से एक काम जरूर हो जाएगा। आंतरिक वाक की अगर हम बात करें, अगर बाहर बोल दिया आंटी को तो वो सोशल स्पीच है, सामाजिक वाक है, जो आपने सोशली बोल दिया। अगर मन में बोल रहे हैं तो वो इनर स्पीच है, और आंटी को भी नहीं बोल रहे हैं और मन में भी नहीं बोल रहे हैं, खुद से बड़बड़ा रहे हैं, तो वो प्राइवेट स्पीच है। 3 प्रकार की स्पीच वाइगोस्की ने बताई है कि शादी में आंटी को अगर आपने मन में बोला तो इनर स्पीच, क्योंकि अंदर है, आंतरिक वाक। अगर सामने बोल दिया मुंह पे तो वो सोशल स्पीच का पार्ट हो गई, सामाजिक वाक, समाज में बोल दिया ना। और अगर खुद से बड़बड़ा करके बोल रहे हैं जोर जोर से, ना आंटी को कह रहे हैं ना कुछ, और मन में बोल रहे हैं, वो कहेंगे अच्छा क्या कह रहे हो बेटा, ये कुछ नहीं आंटी, वो प्राइवेट स्पीच है, वो आप अपने प्राइवेट स्पेस में बोल रहे हैं, है ना, तो वो निज वाक कहलाएगा। तो ये 3 प्रकार की स्पीच है। आज के बाद शायद आप ये नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। ये अभी अभी ताजा ताजा आपके लिए बनाई है, याद रखिएगा, ठीक। तो अगर हम बात करें यहां पे 3 प्रकार की स्पीच वाइगोस्की के अनुसार होती है, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूं। एक है सोशल स्पीच, है ना, सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, जो आप बच्चा दूसरों से बात करते हैं, जिस स्पीच का आप इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों से बात करने में, वो है सोशल स्पीच। दूसरी है आपकी साइलेंट इनर या इनर स्पीच, जिसकी अभी हम यहां बात चल रही है इस क्वेश्चन में। साइलेंट इनर मतलब जिसकी आवाज बाहर नहीं जा रही, मन मन में बात चल रही है ना, साइलेंट इनर स्पीच। ये 3rd है वैसे। सेकंड होती है प्राइवेट स्पीच, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको, वैसे तो आगे पीछे कर सकते हो। प्राइवेट स्पीच वो है जब आप बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, अगले को सुन सकता है लेकिन आप खुद से ही बात कर रहे हैं। और साइलेंट इनर स्पीच मन में है। ये इसी सीक्वेंस में चलती हैं। एज भी मैं लिख देती हूं फटाफट से, रिवीजन हो जाएगा, जिनको आता है पहले से उनके लिए भी जरूरी है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा गया सर में दर्द हो जाएगा। सोशल स्पीच कब आ जाती है? 2 साल के अराउंड। 2 साल से बच्चा बोलना शुरू कर देता है, 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा। मतलब बोलना शुरू तो वो 1 साल में भी कर देगा, बट वो जो सेंटेंस बनाना है, बातचीत शुरू करना है, 2+ ईयर्स, कई बार कहीं 3 भी मिल जाएगा आपको। और प्राइवेट स्पीच है 3 से 6 वर्ष के बीच में, जब वो खुद से बातें करता रहता है अपने खिलौनों को जोड़ते हुए, कुछ काम करते हुए, है ना। और साइलेंट इनर स्पीच है 6 वर्ष के बाद, आफ्टर 6 ईयर्स या 7 ईयर्स भी कई जगह पे आपको मिल जाएगा, बात बराबर ही, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है ना। कि अब आपकी स्पीच अंदर चली गई, अब आप कुछ बोल सकते हैं। होता है ना, छोटे बच्चे मन मन में नहीं पढ़ पाते, वो बोल बोल के ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्पीच अभी उतनी विकसित हुई है 6 साल तक। जैसे ही वो बड़े होंगे आप देखेंगे कि वो अब मन मन में पढ़ने लग गए हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 6 साल तक का, आप सुन लेंगे बराबर वाले रूम में कि वो पढ़ाई कर रहा है। आप कहेंगे मन में क्यों नहीं पढ़ लेते हो, मम्मी को डिस्टर्ब हो रहा है, वो कहेगा पढ़ता हूं, अच्छा नहीं लगता।
तो वो धीरे धीरे फिर साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइलेंट इनर स्पीच बाद वाला है। सबसे पहले है सोशल स्पीच 2 साल में, सामाजिक वाक, निज वाक है। और निज वाक क्या करता है? बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में, सेल्फ डायरेक्शन में, यानी खुद को ही नियंत्रित करने में, खुद के विचारों को डायरेक्शन देने में, खुद के एक्शंस को डायरेक्शन देने में, यानी दिशा देने में काम करता है। बहुत ही हेल्पफुल होता है प्राइवेट स्पीच। इसी को एक तरह से देखा जाए तो ईगो सेंट्रिक स्पीच कह रहे हैं प्याजे, लेकिन प्राइवेट स्पीच की बहुत ज्यादा महत्ता है वाइगॉस्की के केस में। बात सही है कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इनर स्पीच की, तो इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड। भाई, इनर स्पीच जो है काल्पनिक दोस्त के साथ बात करने, फैंटेसी थोड़ी है। इनर स्पीच मन में बात कर रहे हो, मन में थोड़ी ना काल्पनिक दोस्त है ना? कुछ भी मत जोड़ देना, ये नहीं बनेगी बात। इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। क्यों भाई? ये तो बल्कि साइलेंट इनर स्पीच जो है वो तो सबसे हाईएस्ट है, 6 साल के बाद आ रही है, तो ये इमेच्योरिटी नहीं है, तो मैच्योरिटी का लक्षण हुई। फिर आता है सी ऑप्शन, इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, यानी विकास में देरी हो गई है उसका संकेत है। नहीं भाई, सही विकास चल रहा है, इसलिए तो साइलेंट इनर स्पीच आई है कि अब वो मन में बात कर सकता है। फिर आता है डी ऑप्शन, इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, यानी जो इनर स्पीच है वो एक तरीका है बच्चों को खुद के ही सोच को नियंत्रित करने का, है ना? खुद की ही सोच को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का। अगर यहां प्राइवेट स्पीच भी लिखा होता आंसर सेम रहता, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना? वही प्राइवेट स्पीच क्योंकि बाद में जाकर के 6 साल के बाद साइलेंट इनर बन जाती है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आंसर सेम रहता है यहां पे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिर्फ 60% लोग जो हैं सही जवाब यहां दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है? असर्शन है, एक कथन है, और दूसरा है इसका कारण। क्या कथन सही है? पहले हम ये चेक करेंगे। दूसरा सेकंड स्टेप क्या होगा? क्या कारण सही है? क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? ये 3 स्टेप होते हैं असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे पहले देखना है क्या कथन सही है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है, ट्रू के फॉल्स, तो आप लगा लेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर देखेंगे इसका कारण सही है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा कारण अपने आप में एक स्टेटमेंट के तौर पे। क्या ये कारण इसके लिए सही है? ये तीसरा स्टेप है। जिनसे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते वो ये 3 सिंपल स्टेप ध्यान में रखें कि क्या वो स्टेटमेंट सही है, क्या वो कारण सही है, क्या वो कारण उस स्टेटमेंट के लिए सही है ना? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अभिकथन क्या है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगॉस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। यानी जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी पियाजे और वाइगॉस्की का डिफरेंट विचार है लैंग्वेज को लेके कि लैंग्वेज का क्या रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। इस पे पियाजे और वाइगॉस्की डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। 2 लोग हैं, रख सकते हैं भाई, है ना? बात तो सही है, फिर भी चलो देख लेते हैं। रीजन क्या है इसका? इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, है ना? कि कहानी कुछ और चल रही थी, जवाब कुछ और ही आ गया। यहां पे ये बात भी सही है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर प्रोवाइड किए जाते हैं डिस्कवरी लर्निंग में, खोज अधिगम में, जहां वो खोज कर पाते हैं, है ना? और फिर वो खुद से इंफॉर्मेशन निकालते हैं जब उनको खोज करने का मौका दिया जाता है। डिस्कवरी लर्निंग यानी डिस्कवर करने का मौका दिया जा रहा है उनको। ये दोनों बातें अपने आप में सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब ब्रेकअप कैसे होगा? कहना पड़ेगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या समझे? दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही थी बट एक दूसरे के लिए सही नहीं थी, इसलिए हमें कहना पड़ा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है जी, आगे बढ़े बी ऑप्शन के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? ये कहता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज, यानी रचनावादी या संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड नॉट बी करेक्ट। नॉट बी करेक्ट नहीं पूछा है, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा नंबर चला जाएगा। ठीक है जी, तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? पहला ऑप्शन है नॉलेज इज सब्जेक्टिव, यानी ज्ञान व्यक्तिपरक होता है। नॉलेज सब्जेक्टिव होती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, सबके अलग अलग इसमें नॉलेज को लेकर के क्या हो सकते हैं? परिभाषाएं हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है नॉलेज को लेकर के। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। बात तो सही है, जब वो जिस समाज और जिस संस्कृति में रहते हैं वहां नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बच्चा एक्टिव है यहां भी, है ना? कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे हैं, वाइगॉस्की हैं। लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, यही बात मैंने आपको बताई थी
रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात नहीं करते कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग, ना पियाजे करते हैं ना वाइगोस्की, कि बच्चे को एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, बाहर से रिवॉर्ड चाहिए, उसको अच्छे नंबर चाहिए इसलिए वो पढ़े। एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी कारक चाहिए मोटिवेट होने के लिए, यानी रिवॉर्ड या पनिशमेंट, या तो डर की वजह से पढ़ेगा या फिर लालच की वजह से पढ़ेगा। ऐसा वाइगोस्की और पियाजे या कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग नहीं मानते। ये कहते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता रखता है बच्चा, इसलिए वो लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, क्योंकि क्यूरियस है, वो जिज्ञासु है, इसलिए सीखना चाहता है, इसलिए नहीं कि आप उसको रिवॉर्ड देंगे। खैर दुनिया कुछ अलग है थोड़ी, बट यही सच्चाई है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग मानते हैं, ये भी एक सच्चाई है ना। नॉलेज इज प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल। भाई ज्ञान बहुलतावादी हो सकता है, जो वाइगोस्की मान रहे हैं वो पियाजे नहीं मान रहे, जो पियाजे मान रहे हैं वो वाइगोस्की नहीं मान रहे, कुछ चीजें दोनों मान रहे हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्टिविटी है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि जो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट वो फैक्चुअल यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा हो गया। लेकिन नॉलेज क्या है, वो प्लूरलिस्टिक है, मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, उस पर सब्जेक्टिविटी है, वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो ये बात भी सही है, लेकिन हमें चाहिए था गलत, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था, बाकी की तीनों बातें सही थी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्या कहा है अभी क्वेश्चन नंबर 7 ने, ये कहता है लेव वाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की का मानना है कि विकास, क्या है विकास बताइए जरा, इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, यानी अनिरंतर होता है अपनी प्रकृति में, इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। देखिए जहां जेनेटिक वर्ड आ जाए, वाइगोस्की जेनेटिक्स की बात नहीं करते, हेरिडिटी की बात, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को उन्होंने इग्नोर किया है अपनी थियरी में। ये उनका क्रिटिसिज्म भी है, आलोचना भी है वाइगोस्की की, कि उन्होंने हेरिडिटी पे फोकस ही नहीं किया। सी ऑप्शन है रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन। अगेन मैचुरेशन का मतलब भी हेरिडिटी से ही है, भाई जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना समय के साथ। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, हाँ वाइगोस्की ये जरूर मानते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, वो सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं समाज में, संस्कृति में, भाषा के माध्यम से, तो आपका विकास होता है। एक और चीज यहां पे नोट डाल के कहीं लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, वाइगोस्की बिलीव्स दैट लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स लिख देते हैं, प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी कि जो अधिगम है, जो सीखना है, वो विकास से पहले होता है या अधिगम के माध्यम से विकास होता है, ऐसा वाइगोस्की मानते हैं। कि जब आप एफर्ट करते हैं, लर्निंग कैसे होती है, एफर्ट और प्रैक्टिस से, जब आप अभ्यास करते हैं, जब आप प्रयास करते हैं तो आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो आपका विकास होता है, ऐसी बात वाइगोस्की मानते हैं। जबकि पियाजे इसका जस्ट ऑपोजिट मानते हैं, उल्टा मानते हैं। वो कहेंगे डेवलपमेंट होगा पहले एज के साथ और उसके बाद आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है 6 महीने के बच्चे को पियाजे पढ़ा दें हम, या साइंस का कोई बहुत बड़ा सवाल दे दें, ठीक है ना। तो लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी अधिगम से विकास होता है, ये वाइगोस्की कहते हैं, और विकास से अधिगम होता है, ये पियाजे कहेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से जो है आपका डेवलपमेंट होता है। कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं। ये पियाजे के अकॉर्डिंग तो सही था कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज बाकी सब लोगों का मानना यही है, मतलब ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, ना इन्होंने एज में बांटा है। तो वाइगोस्की तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं मानेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए यहां आप जब लेट्स लर्न पे पढ़ने आ रहे हैं रात को 9 बजे, तो ये सोच के मत आइएगा कि सिर्फ आप आंसर ढूंढने आ रहे हैं किसी क्वेश्चन का। ये आंसर्स आपको दुनिया भर की किताबें आज के समय में आती हैं, वो आप ले सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी। आप ये सोच के आइएगा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एक प्रॉपर डिस्कशन होगा, एक क्वेश्चन से पता नहीं कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, और वो आपको पेपर में समझ बनेंगी आपकी, और आप मुश्किल से मुश्किल पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे, है ना। सिर्फ सीधे आंसर पे नहीं जाना, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देख के टीचर ने देखा कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, कोई क्वेश्चन उससे बहुत देर से सॉल्व हो नहीं पा रहा, या कहीं वो अटका हुआ है किसी स्टेप पे, ऐसा होता है ना कई बार। अ टीचर गेव देम हिंट्स, टीचर ने कुछ हिंट्स दिए, एंड हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स टू असिस्ट देम, यानी आधे अधूरे हल किए हुए या आधे हल किए हुए उदाहरण दिए। जैसे मान लीजिए पूरा सॉल्व नहीं किया बट 2 स्टेप बता दिए, या जहां अटक रहा था बच्चा वहां बता दिया, और उसके बाद खुद से सॉल्व करने को दे दिया। यानी हिंट दी, क्यू दिया, मदद की, लेकिन पूरी नहीं, जहां बच्चा अटका वहां, या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व कर दी ताकि आगे खुद कर सके। ऐसा नहीं कि खुद से पूरा सॉल्व करके दे दिया। ये क्या कहलाएगा? एज पर लेव वाइगोस्कीज थियरी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए लास्ट वाली लाइन पढ़ के ही आपको पता लगेगा कि आपसे पूछा क्या है। अगर आपने जल्दबाजी में यहीं तक पढ़ के छुट्टी कर दी और यहां पे पूछा कुछ और हुआ तो नंबर चला जाएगा, है ना। सीडीपी में क्वेश्चन पढ़ना क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है।
ये आपको आता है कि नहीं? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये बात? हेल्प करना, हिंट देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम एग्जांपल देना, ये क्या है? ये हेल्प किसका उदाहरण है? इस हेल्प को क्या कहेंगे ये पूछा है हमसे। इस हेल्प को कहेंगे स्कैप फोल्डिंग, है ना। ये क्या कहेंगे? मचान कहेंगे। और मचान क्या होती है? टेम्परेरी हेल्प होती है, जहां बच्चा अटके वहां उसको मदद दो, है ना। कौन देगा ये हेल्प? मोर नॉलेजेबल अदर देगा, जो आपसे ज्यादा जानता है। कोई टेक्नोलॉजी गूगल हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, आपका भाई दोस्त यार कोई भी हो सकता है। ये हेल्प दी किस जोन में जाती है? तो विद इन ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो दायरा जहां संभावित विकास होने के दायरे में दी जाएगी। इसी क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज थे कल वाले कि ये हेल्प कहां दी जाएगी, तो विद इन ZPD दी जाएगी, इसके बाहर नहीं। जिस दायरे के बाहर, इस दायरे के बाहर तो आप सीख ही नहीं सकते मदद के बिना भी। ये वो दायरा है जहां आप मदद से सीख सकते हैं, तो विद इन दिस ZPD ही तो हेल्प दी जाएगी आपको। तो अगर पूछा जाए कहां दी जाएगी हेल्प, तो विद इन ZPD, विद इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास के क्षेत्र के तहत दी जाएगी, ठीक है ना। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो प्याजे देते हैं, सीरिएशन की बात भी वही कर रहे हैं, एक्सपोजिटरी टीचिंग की बात इन दोनों में से कोई नहीं करता। एक्सपोजिटरी टीचिंग होती है कि व्याख्यान देके, एक लेक्चर देके आपके दिमाग में भर देना चीजों को, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। यहां ZPD MQ दे देता तो यहीं कई लोग ढेर हो जाते, उनको लगता है ZPD की बात चल रही है, जबकि हेल्प का मतलब है यहां स्कैप फोल्डिंग। तो क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जा सकता है। ये बात आप यहां देख ही सकते हैं कि ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है संभावित विकास का क्षेत्र, जहां तक संभावना है आपके विकास की कि आप 30 में से 30 ला सकते हैं CDP में, बशर्ते आपको हेल्प मिल जाए। तो एक दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं, एक दायरा है जो आप किसी की मदद से कर सकते हैं। यही इसी दायरे को जो आप खुद से कर सकते हैं, जो किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कह रहे हैं हम, है ना। तो इसी दायरे में आपको हेल्प दी जाएगी जहां आप मदद से कोई काम कर सकते हैं। इस दायरे में नहीं, थर्ड सर्कल में नहीं भाई। एक फर्स्ट सर्कल हो गया जो आप खुद से कर सकते हैं, सेकंड सर्कल है जहां आप मदद मिल जाए तो आप कर देंगे, और थर्ड है जहां आप पहुंच ही नहीं सकते मदद से भी। तो यहां तो कोई फायदा नहीं आपको मदद देने का। सारी हेल्प कहां दी जाएगी? यहां विद इन दिस ZPD, जहां पे आपका संभावना है आपके विकास के होने की, ठीक है बात। कौन देगा ये मदद? इस मदद को कहेंगे क्या? इस मदद की प्रोसेस को, हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति, ठीक है ना। क्लियर बात है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, कहानी क्या है समझते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? पोल में जवाब देंगे फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहेगा? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, इतनी रात को इतनी ठंड में आप लोग जागे रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। देखिएगा एक बार, क्योंकि सर्दियों का समय और कई लोगों को सुबह स्कूल या ऑफिस भी, कई लोग तो जो काम करते हैं अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। विच थियरिस्ट असर्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। कोलैबोरेटिव प्रोसेस मतलब कोलैब करना, कोऑपरेटिव प्रोसेस, समझ जाइए। वाइगोस्की की बात हो रही है। सोशल प्रोसेस, ग्रुप में जो भी काम आपको नजर आए, जहां समाज का कोई भी रूप में काम हो रहा हो कि लोग एक दूसरे की सहायता करके सीख रहे हैं बच्चे, सहयोगात्मक अधिगम, है ना। यहां पे सिंपल बात है, वाइगोस्की की बात हो रही है। हेल्प लेके सीखना, ग्रुप में सीखना, ये सारी बातें, असिस्टिव लर्निंग, ये सब वाइगोस्की करते हैं। पैवलव, BF स्किनर, JB वॉटसन, ये सब क्या हैं? बिहेवियरिस्टिक लोग हैं। ये रिवॉर्ड पनिशमेंट गाते रहते हैं, कंडीशनिंग की बात करते रहते हैं। ये हेल्प की बात नहीं करते, ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस की बात नहीं करते। ये पुराने लोग हैं। लेव वाइगोस्की इस मामले में नए हैं, विचारों के माध्यम से हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप गड़बड़ कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो हैं वो आपको फंसाने के लिए ही बनाए गए हैं, मेरे अपने ही हाथों के द्वारा। थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिएगा। हाँ, 50% लोग यहाँ जवाब ए दे रहे हैं। देखते हैं गलती कितनी करते हो यार, है? देखिएगा 56% सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर करना भूल जाते हो क्या? देखो इतने बढ़िया सवाल लेकर के आए जा रहे हैं, थोड़ी एनर्जी बढ़ा के रखनी है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी जो सीखने का सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण है वो डैश के महत्व पर जोर देता है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वाइगोस्की है ना, जो सामाजिक संरचना की बात करते हैं, सामाजिक यानी समाज में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं नॉलेज की। तो ये क्या है? ग्रुप में सीखने की बात करते हैं। किस चीज पे जोर देते हैं ये पूछा है हमसे। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे मैंने शुरुआत में बताया था, ना तो प्याजे ना वाइगोस्की, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। प्याजे रेडिकल हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, और
वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, जो कहते हैं कि बच्चा सोसाइटी में ग्रुप में सीखेगा, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात दोनों में से कोई नहीं करता। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टैंडर्डाइज्ड तरीका कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हाँ, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सांस्कृतिक संदर्भ पर जोर देता है कि जिस संस्कृति जिस समाज से बच्चा आ रहा है उससे उसको कनेक्ट करो, तो सी ऑप्शन तो सही लग रहा है हमें। एक्सपोजिटरी टीचिंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पियाजे और वाइगॉस्की इस पे फोकस नहीं करते कि दिमाग में भर दो बच्चे के कुछ या व्याख्या कर दो किसी चीज की, ये एक्टिविटी कराने पे, इंटरेक्ट कराने पे फोकस करते हैं दोनों ही। तो सिर्फ एक ही बात यहां सही है, वो है सी ऑप्शन, और इसमें आप फंस गए है ना, सी ऑप्शन यहां सही है, क्योंकि जब बाकी गलत ही है पूरी तरह से, ओनली सी अगर यहां लिख दिया होता या ओनली थर्ड, तो शायद आप सही जवाब दे देते। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, ये आपको थोड़ा सा बीच बीच में आपका दिमाग एक्टिव रहे, जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस। ऑप्शन मुश्किल बनाते हैं आज के समय में क्वेश्चन को, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको क्या दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एनकरेजिंग डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना कि वो डिस्कस करें, डिबेट करें, और किस चीज को प्रोत्साहित करना, मचान यानी हेल्प को, स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं, जहां बच्चा अटके वहां उसको हिंट देना, उसको क्यूज देना, उसको हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, ये सब चीजें स्कैफोल्डिंग का पार्ट है। क्रिएटिंग अ जोन, स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि आप समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बना रहे हैं मदद दे करके, कि उसकी विकास की संभावना बढ़ेगी जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को ZPD कहते हैं। बात तो सही है। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कंडीशनिंग कर रहे हैं, कंडीशनिंग तो व्यवहारवादी लोग करते हैं, ये कंडीशनिंग है 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट्टे लगवा दिए एक तरह से। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की, मोटिवेशन की, इस तरह से एक्सटर्नल मोटिवेशन की, रीइंफोर्समेंट की, रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की बात बिहेवियरिस्टिक लोग करते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात भी कौन करते हैं, थॉर्नडाइक, वो भी बिहेवियरिस्ट हैं। तो यहां पे कोई सेंस ही नहीं बना इस बात का। क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, भाई जब आप हेल्प देने की बात कर रहे हैं बच्चों को, जब आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो बातचीत करें, इसका मतलब जो जहां आज उनका लेवल है डेवलपमेंट का, समझ का, वो दायरा बढ़े, विकसित हो, उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप ZPD क्रिएट कर रहे हैं, जहां वो एक दूसरे की मदद लेकर के अपनी समझ को, अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकें, अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाए। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर भी अभी दिखाएंगे। अगर हम बात करते हैं, इवन मुझे लगता है कि वाइगॉस्की क्वेश्चंस रिपीट होते ही बहुत हैं, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर आपको हेल्प करेंगे इसमें। Who proposed that new knowledge is constructed in a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support? यानी किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है के बीच एक क्षेत्र बनाकर किया जाता है। यानी what the child knows, यानी जो वो जानता है और वो जो जान सकता है ना, knows and what she is capable of knowing, capable यानी potential, capable of knowing, कैपेबल ऑफ नोइंग, इसका मतलब पोटेंशियल है उसमें जानने का। जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब आप में पोटेंशियल तो होगा ना उसको समझने का। अब जो आप जानते हैं और जो आप जानने वाले हैं, जानने की क्षमता रखते हैं, उसके बीच के क्षेत्र का क्रिएशन क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है ना। और ये ZPD की बात कौन कर रहा है, वाइगॉस्की जी कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर बात है। तो वाइगॉस्की ये कह रहे हैं कि ZPD में किसी की मदद से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे आज हार्वर्ड, गार्डनर, पेवलव का कोई रोल है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आपके फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने हैं, असर्शन और रीजनिंग। इसके सिंपल 3 स्टेप्स हैं। 1 मिनट रुक जाना, अभी पोल मत देना। 3 स्टेप हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, असर्शन और रीजनिंग वाले। अपने दिमाग में रखिएगा पेपर में, इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए एक हमारा छोटा सा फंडा हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी स्टेटमेंट या असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको 3 सवाल खुद से पूछने हैं। सबसे पहला सवाल क्या होगा, असर्शन कह लीजिए या कथन, जिसको हम कह रहे हैं कथन, क्योंकि अब ये क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन 30 में से आते ही हैं पिछले 2 सालों से, 3 पेपर से पिछले, है ना, तो 3 साल ही कह देंगे। और रीजन वाला जो कारण, कथन और कारक या कारण कह लीजिए इसको, कारण। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल आपको क्या करना है, स्टेप 1 है सिंपल, इज असर्शन ट्रू, इज ए ट्रू और फॉल्स। पहले ये चेक करना है कि असर्शन जो स्टेटमेंट है क्या वो सही है कि गलत है। ये जो ए है असर्शन, ये सही है कि गलत है, पहले ये चेक करना है। उस पर लिख देना अच्छा ट्रू है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 सिंपल, इज रीजन ट्रू,
ये आपको लग रहा होगा कि यार क्या बच्चों जैसी बात कर रही हूं, बट जिनको दिक्कत होती है वो सिर्फ ये 3 चीजें दिमाग में बैठा लेंगे, गलती नहीं होगी, है ना। क्या आर ट्रू है कि फॉल्स है, इज ट्रू और फॉल्स, ये देखना है कि इसका जो रीजन, जो कारण दिया है, ये फॉल्स है कि ट्रू है, उस पर लगा लो। अगर फॉल्स है तो फॉल्स लगा लो, ट्रू है तो ट्रू लगा लो, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप में चेक ये करना है कि क्या ये एक दूसरे के लिए ठीक है, मतलब जो स्टेप 1 बात कर रहा है या ए जो कह रहा है वो सही है अपने आप में मान लो, और आर जो कह रहा है वो भी सही है। अब आपको तीसरे स्टेप में ये चेक करना है कि ये ए के बारे में कह रहा है आर, या अपनी कोई नई रामायण गा रहा है, यानी अपनी कोई अलग बात कर रहा है, अपनी धुन में कोई और बात है। कि पूछा तो जा रहा था कुछ और आपसे पूछा जाए कुछ और आप कह रहे हैं कुछ, है ना। ये वही बात है जब मम्मी आपकी कहती है कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है कि इस फोन की गलती है ना। मम्मी मेरी फ्रेंड को ये हो गया, मेरे नंबर कम आए, कह रहे इस फोन की गलती है। नंबर कम में हो भी सकता है फोन की गलती, मतलब दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है। तो ये ए और आर, इज ए एंड आर रिलेटेड या एक दूसरे के लिए सही है? अगर नहीं है तो कह दो भैया ब्रेकअप, मतलब ए इज सही, आर इज सही, बट नॉट सही फॉर एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। ये पता नहीं कौन सी अंग्रेजी थी, बट समझ जाना। देखिएगा एक बार क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन स्टेप 1 क्या है, पहले देखते हैं ये सही है कि नहीं, बाद में आएंगे रीजन पे। A classroom built on Vygotsky principle would provide lot of opportunities for children to interact and collaborate with each other. मतलब कि वाइगॉस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। यानी अगर वाइगॉस्की के सिद्धांतों पे के एक क्लासरूम बनाया गया है तो वहां बच्चों को बहुत सारे मौके मिलेंगे, किस चीज के, जहां वो इंटरेक्ट करें एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ सहयोग करके ग्रुप प्रोजेक्ट बनाएं, सीखें एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। रीजन, अब इसका रीजन देखेंगे बाद में, पहले इसको ट्रू कह देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि इसको चेक करना कि ये बात सही है कि नहीं, सही है तो इसका मतलब ए इज ट्रू, है ना। देखेंगे अभी रीजन क्या है इसका, अब ये चेक करना है हमें। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, भाई बच्चों को इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए एक दूसरे के साथ, ये वाइगॉस्की की क्लासरूम में होगा। और ये रीजन कह रहा है कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। ये बात भी सही है कि जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी अधिगम सोसाइटी में मिलजुल करके बच्चे एक्टिवली सीखते हैं, ये बात भी सही है। एक दूसरे के लिए सही है, बिल्कुल लग रहे हैं हमें सही, क्योंकि वाइगॉस्की कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इंटरेक्ट करने की। और क्यों मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, जब ग्रुप में सीखेंगे सोशल एक्टिविटी होगी और सीख जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मान लीजिए ये आर सही होता लेकिन इसके बारे में नहीं होता, भाई इसका तर्क ही नहीं होता अगर ये ए का, तो आप कह देते बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हल्का सा ध्यान रखना है इसमें, अगर ये हल्का सा आप 3 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए अब इसी बात पे, ये 1 फरवरी वाले सेट में आया हुआ है जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर 1 वाले। देखिएगा, लेव वाइगॉस्कीज थियरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट। तो लेव वाइगॉस्की की थियरी का सिद्धांत मुख्यतः डैश के ऊपर डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। पहला देखिए इसमें बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यानी इंपैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैचुरेशन। तो वाइगॉस्की तो जैविक मैचुरेशन या जैविक परिपक्वता की बात ही नहीं करते, बायोलॉजी पे महत्वपूर्ण, बायोलॉजी को माना ही नहीं है वाइगॉस्की ने, जेनेटिक्स को माना ही नहीं है, हेरिडिटी को महत्व दिया ही नहीं है, और मैचुरेशन हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है, सिंपल बात है ना। तो इमोशनल, इसके आगे हम चेक ही क्यों करें जब पहला ही गलत हो गया तो। एट्रीब्यूशन पैटर्न और मॉरल्स, एट्रीब्यूशन पैटर्न और मॉरल्स, आरोपण प्रतिरूपण, आरोपण प्रतिरूप कि उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है पहले से या कुछ भी, चलो जी हम मान लेते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। कल्चरल टूल्स, यानी एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ, यानी कल्चरल टूल्स का इंपैक्ट ऑन कॉग्निटिव या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बात तो सही हो रही है कि दिमाग के विकास पे प्रभाव सांस्कृतिक कारकों का पड़ता है, ये बात तो फिट बैठ रही है। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात तो ये लोग करते ही नहीं है, ये होना ही नहीं था, इसका हमें पता नहीं था, लेकिन ये बात एकदम जब फिट बैठ गई तो हम इसकी तरफ देखें भी क्यों। तो जरूरी नहीं आपको सब कुछ आता हो पेपर में तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है। वैसे भी हमें पता है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, और इनकी थियरी को कहा जाता है सोशियो कल्चरल अप्रोच, जो किसके बारे में है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के बारे में है। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिएगा एक बार, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की जब हम बात कर रहे हैं, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, लेव वाइगॉस्की थियरी, अ टीचर शुड, यानी लेव वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स, यानी बच्चों को एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग यानी
संकेत दे करके और उनको हिंट्स दे करके, क्यूज दे करके क्या करने चाहिए, उनको पाड़ देनी चाहिए। पाड़ का मतलब है टेम्परेरी हेल्प, मदद देनी चाहिए। रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन, यानी कोलैबोरेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दो, लिमिटेड कर दो, बच्चों को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने मत दो, यही गड़बड़ हो गई। हमें रेस्ट्रिक्ट की जगह एनकरेज लिखना था कि कोलैबोरेशन को, इंटरेक्शन को, एक दूसरे के सहयोग को, कोऑपरेशन को बढ़ावा दे, एनकरेज करे। वो होगा वाइगॉस्की को मानने वाला टीचर। तो ये तो गलत हो गया। रेस्ट्रिक्ट नहीं करना आपको कोलैबोरेशन को। देख रहे हैं, एक शब्द पूरे आंसर को चेंज कर देगा। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अडल्ट्स इन स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी अडल्ट्स का कोई रोल ही ना हो, अडल्ट्स अलग रहें बच्चों के सीखने से, जबकि वो तो अडल्ट सपोर्ट को महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन? वाइगॉस्की, है ना। सोसाइटी और कल्चर को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जो आपसे ज्यादा जानता है उसकी मदद को वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ये थोड़ी कि सब कुछ आप अपने आप ही सीख लेंगे, भाई कुछ तो समाज भी मदद करेगा। डी ऑप्शन है फ्रिक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए रीइंफोर्समेंट की बात करते ही नहीं है। रीइंफोर्समेंट होता है गुड, वेरी गुड। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जनरली हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज, मान लीजिए शोर आ रहा है तो उस शोर को हटा दिया, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। बट ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये आप सिंपल लिख लीजिए, जहां बात वाइगॉस्की की हो रही हो, पियाजे की हो रही हो। मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन चारों पांचों बातों से इनका कोई संबंध नहीं है। तो एक ही ऑप्शन सही है कि अप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग, यानी मदद प्रोवाइड की जाए टीचर के द्वारा और हिंट दिए जाए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिएगा फटाफट से क्या है ये, जवाब दीजिएगा पोल में। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पररी थियरीज व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? आपके मेंटल स्किल्स, आपका इंटेलेक्ट का विकास, आपका बौद्धिक विकास, जिसमें आपका सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, आपकी स्मृति, नॉट ईरानी, याद रखने वाली स्मृति, मेमोरी, ठीक है ना। और आपका जितने भी काम दिमाग से होते हैं, डिसीजन मेकिंग, तो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये सारे काम आपके दिमाग से होते हैं और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तहत आते हैं। तो यहां पे कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट, कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट का मतलब होता है, कॉन्टेम्परेरी का मतलब है समकालीन, यानी आज के समय में जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार किस प्रकार का माहौल कक्षा में संज्ञान को सुसाधित करेगा, यानी हेल्प करेगा आपके दिमाग को विकसित होने में। तो प्रिंट रिच, ये कॉन्टेम्परेरी की बात हो रही होगी, तो आपके सीटेट के कॉन्टेक्स्ट में 99% चांस है कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म की ही बात हो रही है ना। प्रिंट रिच, अब इसको रट्टे मत लगा लेना, क्वेश्चन को पढ़ के भी समझना होता है थोड़ा सा। प्रिंट रिच, रिसोर्सफुल, यानी एक मुद्रक संपन्न होनी चाहिए और संसाधन परिपूर्ण होनी चाहिए। हाँ भाई, क्लासरूम में जो है प्रिंट रिच हो, वो चाहे वो वॉल्स पे अलग अलग नक्शे लगे हुए हैं, प्रिंट्स लगे हुए हैं, चार्ट्स हैं, क्लास में एक्टिविटी हो रही है, ऐसे आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा सिखाया जा रहा है, और रिसोर्सफुल है, यानी आपको मदद मिल रही है डिफरेंट तरीकों से। बात तो सही है, यहां पे बच्चा एक्टिव होगा। फियरफुल एंड थ्रेटनिंग, ऐसे क्लासरूम का क्या करेंगे, है ना, टेररिज्म फैल जाएगा वहां, तो डर, जहां डर की भावना होगी इतनी ज्यादा, वहां सीखेंगे कैसे बच्चे, रट्टे लगाएंगे वहां तो बस। इनएक्सेसिबल एंड एक्सक्लूजनरी, यानी एक्सेस से ही बाहर है आपके, आप एक्सेसिबल ही नहीं है, नॉलेज आपके हाथ में ही नहीं है। वहां पे बच्चे एक लाइब्रेरी बना दी, मान लो, उसको टच भी नहीं करने दिया जाता बुक्स को, प्लेग्राउंड तो है, खेलने ही नहीं दिया जाता, वैसा नहीं होना चाहिए। डिडैक्टिक एंड टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए लर्निंग। ये चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग को प्रमोट करते हैं, चाहे वाइगॉस्की हो चाहे पियाजे हो, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, ठीक है ना। तो उपदेशात्मक नहीं कि बस उपदेश दे दिया, और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। तो प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल एक ही ऑप्शन सही है। अब कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि प्रिंट रिच एनवायरमेंट की कोई खास जरूरत या बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एलिमेंट्री क्लासेस में, यानी पेपर 2 वाले उस चीज को ध्यान में रखेंगे। 6th to 8th क्लासेस में प्रिंट रिच, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही थी, इन जनरल अगर प्रिंट रिच है एनवायरमेंट तो उससे कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन उस तरह से पूछा गया था कि वो उस क्वेश्चन की नीड थी, कोई और ऑप्शन था नहीं हमारे पास, और वो एलिमेंट्री क्लास में एक बार को आप सेकेंडरी मान सकते हो प्रिंट रिच को होना। छोटे बच्चों की किताबें और क्लासेस ज्यादा कलरफुल होती हैं, है ना, प्रिंट वहां ज्यादा होगा। तो इस बात को रट्टे मत लगा लेना। अगेन, जो मेरी बात को पकड़ के कुछ भी रटने की कोशिश करेगा उसका फिर गड़बड़ हो जाएगी, मतलब पेपर में बंटाधार, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके अनुसार हमें समझनी पड़ेंगी चीजें, कॉन्सेप्ट है क्या। प्रिंट रिच, कोई भी चीज सही भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, कोई इंसान किसी के लिए अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो उसी तरह से यहां पे डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा फटाफट से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, यानी सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी सबसे बेस्ट तरीके से कब सीखते हैं। संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक मत क्या है कि बच्चे, वाइगॉस्की का मत, सोशल कॉग्निटिव थियरी है ना ये, एक तरह से कि जो लोग ये कहें कि सोसाइटी में यानी ग्रुप में सिखाओ, ठीक है ना, पैसिवली नहीं,
पैसिव थोड़ी रखेंगे। जो सोशल की बात कर रहा है इसका मतलब वो ग्रुप में या एक्टिव लर्निंग की बात करेगा, तो एक्टिवली एंगेज विद देयर एनवायरमेंट, ये बात सही है। फिर भी पढ़ते हैं। ओवर कंडीशनिंग नहीं, ये बिहेवियरिस्टिक बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा नहीं, बच्चों को पैसिव नहीं रखना, बच्चों को एक्टिव रखना है, उस ऑप्शन के साथ जाना है हमें, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में या सिद्धांतकार के रूप में भी जाना जाता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहा जाता है? कई लोग होते हैं जिनको वाइगॉस्की पूरा रट्टे की तरह लगा लेते हैं, है ना, माला की तरह जप लेंगे भगवान के नाम की तरह कि हाँ हमने सब पता है वाइगॉस्की का, लेकिन उन्हें वाइगॉस्की की थियरी का नाम ही नहीं पता होता कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, सोशियो कल्चरल अप्रोच है, बेसिकली सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वाइगॉस्की, अभी मैंने बताया। अभी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वो व्यक्ति के नॉलेज का कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में इंटरेक्शन के माध्यम से होगा, उसको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वाइगॉस्की और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे। तो बीएफ स्किनर का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोलबर्ग की कोई बात नहीं हो रही है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट हैं लेव वाइगॉस्की, जिनकी थियरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल अप्रोच, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन है और पेपर 2 में दिया हुआ है। अब ये मत कह देना अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमेशा आसान आएंगे, कुछ क्वेश्चन हमेशा मुश्किल आएंगे, तो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। 2 बूंद जिंदगी की, पानी पी लूं और फिर आगे बढ़ेंगे। गर्मी लग रही है यार, देखो एक बार तुम्हें ठंड लग रही है ना, तुम तो ये ब्लैंकेट लेके बैठी हुई हो प्रॉपर, क्योंकि एसी तुम्हारे सर पे चलता है ना, और मैं यहाँ लाइट में खड़ी हूं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। कोई नहीं, थोड़ी देर में चला लेंगे। बी ऑप्शन 83% लोग कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी मोटिवेशन देख करके अच्छा लग रहा है। 83% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और पढ़ते हैं। द स्टूडेंट इन अ क्लास आर वर्किंग इन ग्रुप्स, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव हैं, और वो भी ग्रुप में यानी सोसाइटी में एक्टिव हैं। भाई ग्रुप क्या है? सोसाइटी का पार्ट हुआ। तो वाइगॉस्की की याद आ जानी चाहिए आपको। टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट व्हेन टीचर ऑब्जर्व दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर नॉट एबल टू मूव फर्दर इन देयर अंडरस्टैंडिंग, टीचर हेल्प्स देम बाय गिविंग प्रॉम्प्ट्स, यानी क्यूज दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उनको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि भैया समझो समझो। देन लीव्स देम अगेन ऑन देयर ओन। बच्चे ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, यानी बच्चे एक्टिव थे ग्रुप में। सोसाइटी का पार्ट ग्रुप होता है, जहां ग्रुप बात आ जाए, कोऑपरेटिव की बात आ जाए, कोलैबोरेटिव की बात आ जाए, असिस्टिव की बात आ जाए, समझ जाओ वाइगॉस्की की बात हो रही है, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट दिया टीचर ने, जहां अटक रहे थे वहां उनको थोड़ा सा क्यू दिया और फिर से वो अपना डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गए। किसका प्रिंसिपल है? ये क्या कहलाएगा? ये जो क्यू है, पूछा क्या है हमसे? विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द क्लास, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है? बच्चे पैसे थोड़ी हैं, या तो पैसिव इमिटेशन होता है, बस चुपचाप से जो बताया गया उसको लिख दिया, है ना। रोट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या, चलंत नहीं, चलती नहीं है भाई, रटने की बात नहीं हो रही है, तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंडीशनिंग की बात वाइगॉस्की का कोई संबंध ही नहीं है, बच्चे एक्टिव है, जहां कंडीशनिंग की क्या जरूरत। पार्ड या स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यहां यूज हुआ है, यानी टेम्परेरी हेल्प, बस वहां हेल्प दी है जहां बच्चा अटका है। ऐसा नहीं है कि खुद से टीचर ने सब कुछ सॉल्व करके दे दिया, जहां बच्चे अटके उनको ग्रुप में हेल्प दी, एक क्यू दिया, एक हिंट दिया, या उनकी वो प्रॉब्लम उस स्टेप को सॉल्व किया और आगे उनको खुद से सॉल्व करने को कह दिया। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है भाई? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार का विकास, है ना। भाषा व चिंतन का विकास भी हम इसको कह सकते हैं, सोच का विकास भी हम कह सकते हैं। अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे और वाइगॉस्की दोनों अलग अलग बातें करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे अभी। पहले आप जवाब देने का प्रयास करिए। भाषा एवं सोच या भाषा एवं चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं, इसका विकास कैसा होता है? अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, यानी भाषा अलग विकसित होती है और आपका जो ये थॉट है वो अलग से विकसित होता है। ये कहना गलत होगा, ये कहना क्या होगा? गलत होगा एकदम। फिर आता है बी ऑप्शन, अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी सामाजिक संदर्भ से स्वतंत्र है। भाई समाज में जब आप बात कर रहे होते हैं तो भाषा भी विकसित होती है, सोच भी विकसित होती है, सोच भी रहे होते हैं आप, तो ये कहना भी गलत होगा। इज इंटर रिलेटेड सिंस दे इंटरेक्ट इन मेरियड वेज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। यानी अंतहीन तरीकों से भाषा और विचार जुड़े हुए हैं। जो आप सोच रहे होते हैं उसके बाद ही आप बोलते हैं,
जो आप बोल रहे होते हैं, कई बार आप बोलते बोलते सोचते हैं, कई बार आप सुन करके सोचते हैं, तो आपस में जुड़ी हुई है जो भाषा और विचार है ना। तो ये बात तो सही लग रही है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी ओनली। देखिए कोई भी चीज सिर्फ हेरिडिटी और स्पेशली भाषा और इसकी बात अगर हम करें तो यहां पे एनवायरमेंट का बहुत रोल होता है, ठीक है ना। तो अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऐसा नहीं कहेंगे कि लैंग्वेज और थॉट जो है वो अलग चलते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इवन कई लोगों को ये लगता है कि वाइगोस्की ने कह दिया कि अलग अलग है, नहीं, वो कह रहे हैं शुरुआत में इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, बाद में मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट ही रह जाएंगे वाइगोस्की के अनुसार, इनिशियली इंडिपेंडेंट होंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं भाई, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें थोड़ा सा वाइगोस्की और पियाजे का मैं मत आपको हल्का सा बता देती हूं यहाँ पे, बाकी तो वाइगोस्की की उसमें करेंगे। अगर पियाजे की बात करूं, अगर यहां मैं पियाजे की बात करूं, जीन पियाजे की और लेव वाइगोस्की की जब हम बात कर रहे हैं, वाइगोस्की क्या है, एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी रशिया से हैं, और पियाजे क्या है, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड से हैं, ठीक है ना। जाने की इच्छा हो मिल के आइएगा उनकी आत्मा से, अब दोनों ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा वाइगोस्की पियाजे की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो पियाजे कह रहे हैं कि जो थॉट है वो पहले आता है लैंग्वेज से। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे वाइगोस्की की, तो वो कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज क्या है, पैरेलली चलते हैं, यानी समानांतर रूप से चलते हैं शुरुआत में जीवन के, और बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं, यानी इंटर रिलेटेड हैं। ये दो अलग बातें, उल्टा नहीं है कि कभी आप सोच लो कि वाइगोस्की ने कहा लैंग्वेज पहले आती है थॉट बाद में, नहीं। ये बात सिर्फ पियाजे की है कि थॉट एंड लैंग्वेज जो है वो, मतलब थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, यानी विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। आप बोलना जब तक सीखते हैं उससे पहले आपका दिमाग विचार तो कर रहा होता है। एक छोटा बच्चा भी पेन को देख के कुछ तो विचार आ रहा होगा दिमाग में, तो विचार से भाषा आती है, ऐसा पियाजे कहते हैं। और अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो थॉट से लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं विचार और भाषा शुरुआत में जीवन में इंडिपेंडेंटली या कहूं तो समानांतर चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, और बाद में मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, वो दूसरी बात थी जो मैंने आपको बताई थी ना, वो पहले और बाद में जो उल्टा है इनका, वो है उसमें लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, ये वाइगोस्की कहते हैं, और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, ये पियाजे कहते हैं, है ना। वो दो अलग चीजें हैं, इसमें ऑपोजिट नहीं है दोनों एक दूसरे के। कभी थॉट और लैंग्वेज में अलग अलग विचार हैं दोनों के, लगभग सेम ही बात हो जाती बाद में जाकर के। वाइगोस्की कह रहे हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होगा। तो ये दो अलग बातें हैं, इनमें क्लैरिटी तभी आएगी जब आप थोड़ा सा समझेंगे अच्छे माहौल में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, ये पेपर 2 का ही क्वेश्चन है, 9 जनवरी का, अभी 2023 वाला ही सेट है। देखिएगा अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिलीव दैट ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग्स एंड दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दोज सेटिंग्स। यानी किसका मानना है निम्नलिखित में से, कौन ये मानेगा कि मानवीय गतिविधियां यानी ह्यूमन एक्टिविटीज, ये जो हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं। हमारे जो मजाक करने के तरीके हैं, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, वो भी तो हमारे समाज और संस्कृति से ही आ रहे हैं ना। और इसको हटा करके हम इनको समझा ही नहीं जा सकता ह्यूमन एक्टिविटीज को, अगर हम अपने कल्चर और अपनी सोसाइटी को बिल्कुल अलग कर दें। जिन भी लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जहां आप रह रहे हैं, जहां आप पले बड़े हैं, उसके अलावा कोई और समाज आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आजकल के बच्चे आप देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे, तो मैं ऐसे कह रही हूँ, पता नहीं मैं जन्म जन्मांतर से धरती पे हूँ, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित, जो हमारे बचपन में नहीं होता था। जनरली BTS देख रहे हैं, है ना, कुछ और इस तरह का, कोई कोरियन फिल्म देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, कार्टून भी देख रहे हैं, तो कुछ और ही देख रहे हैं वो। तो ये क्या है, अब वो उस सोसाइटी से भी प्रभावित होंगे, इससे भी होंगे, है ना। तो यहां पे क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन कि सोसाइटी और कल्चर का कोई प्रभाव ही ना हो। ह्यूमन एक्टिविटीज को दोनों सोसाइटी और कल्चर से हटा के नहीं देखा जा सकता, सेपरेट फॉर्म में नहीं देख सकते, वो रिलेटेड होते हैं। आपके विचार भी, आपके पहनने से लेकर के सोचने तक का तरीका। तो ये क्या है, ऐसी बात लेव वाइगोस्की कहते हैं। ये सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज समझना है, समझ जाइए, इन दोनों में से ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं, इसका मतलब वाइगोस्की की ही बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे, ये डेविड ऑजुबेल बात करते हैं उसकी, वो जो हम एक्सपोजिटरी टीचिंग पढ़ रहे थे ना, कि व्याख्यात्मक, वो खराब नहीं है, बट एक तो बड़े बच्चों के लिए, और दूसरा हमें एक्टिविटी पे फोकस करना है। जब हम बात किसकी कर रहे हैं, पियाजे और वाइगोस्की की कर रहे हैं, लेक्चर मेथड पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22वां सवाल क्या कहता है भाई, ये भी पेपर 2 में आया हुआ है। लेव वाइगोस्की सजेस्टेड दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डैश बाय इंटरेक्शंस विद पीपल हु आर मोर कैपेबल। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी, आपने देखा होगा, जो लोग हमसे ज्यादा जानते हैं,
मतलब मैं भी इस चीज को बहुत प्रेफर करती हूँ कि जो लोग हमसे ज्यादा जानते हैं उनका क्षेत्र हो सकता है, सब अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा जान सकते हैं, या फिर इन जनरल आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति समझदार है, इससे सलाह भी ली जा सकती है, इससे बात भी की जा सकती है, तो उनसे इंटरेक्ट करके क्या होगा, हमारे संज्ञान का विकास होगा, हमारी समझ विकसित होगी। जैसे क्या बोलते हैं हम, संगति का असर पड़ता है ना, वो एप्पल वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो हम जैसे संगति में रहेंगे वैसे बन जाएंगे, ठीक है ना। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड विद, ऐसी भी कहावतें या चलते हैं कोट्स ना, कि आप एवरेज होते हैं उन लोगों का जिनके साथ आप रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये बात क्या कहना चाह रही है, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय इंटरेक्शंस विद पीपल हु आर मोर कैपेबल। यानी फैसिलिटेट का मतलब है कि बेहतर होगा, मदद मिलेगी आपके बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को जिन लोगों के साथ वो रह रहा होगा। मदद तभी मिलेगी जब सही लोगों के साथ रह रहा होगा। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने का प्रभाव क्या पड़ेगा, सुसाधित करेगा बेसिकली। जो ज्यादा जानने वाले या ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ज्यादा बेहतर लोग हैं, उनके साथ उनकी संगति का बेहतर प्रभाव पड़ेगा, फैसिलिटेट करेगी, यानी पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी आपकी लर्निंग को या आप बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। नेगेटिवली नहीं, नॉट इंपैक्टेड नहीं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है जो बेहतर इंटरेक्शन है उनकी बात हो रही है, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होगा। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये क्या कहता है भाई, अगेन ये भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, पेपर 2 में। When a teacher leads the child to the correct answer through various prompts rather than mere explanation, the help provided is referred to as। ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा है, the help provided। इस help को क्या कहेंगे, आपको पता है help को तो सीधा scaffolding कहते हैं। सिंपल सा जवाब है, इसमें क्या बात है ना। 84% लोग सही जवाब दे रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है ही नहीं। तो जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती है भाई, ये मदद कहलाती है पाठ, है ना। हम अपने बचपन में, लास्ट वाले क्वेश्चन पे मेरे को याद आ रहा है, हम अपने बचपन में देखते थे शक्ति शक्ति शक्तिमान, और अभी बच्चे देख रहे हैं BTS। चलिए खैर, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है, शायद कुछ तो कोरियन है ना। हाँ, तो स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें कैसे पता है, बच्चा आया था, ये भगवान। ओके, ये भी अच्छा है, बच्चे बताओ लैंग्वेज तक सीख रहे हैं कोरियन। वो क्रेज होता है ना, जो चीज हम देखते हैं उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ जाता है ना। तो अगर हम बात करें स्कैफोल्डिंग की, तो ये स्कैफोल्डिंग है जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने की बजाय, सिर्फ लेक्चर देने की बजाय, उसको अलग अलग इशारे कह लीजिए, इसको हम कहेंगे कि प्रॉम्प्ट्स दे रही है, कि मदद दे रही है, क्यूज दे रही है ना, अपॉर्चुनिटी दे रही है कि बेटा खुद से सोचो, इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं, बच्चे को सही उत्तर तक पहुंचने का मौका दे रही है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, सीधा सीधा बता दिया, सीधा नहीं बताया यहाँ पे, और कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट का कोई मतलब नहीं था, इसलिए ए ऑप्शन ही सही बनता है। फटाफट से और 8-10 सवाल हैं, 8 ही हैं। इन लेव वाइगोस्कीज थियरी सेल्फ टॉक, जरूरी है, देखिए पढ़िएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए। सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन इज रेफर्ड टू एज डैश एंड शुड बी डैश। यानी लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक, सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करना। वो जब आप खुद से बात करने लगे, आंटी ने पूछा शादी कब करो, अरे आंटी आपको क्या ही मतलब है, कहां से शादी करूंगी, लड़का नहीं मिल रहा है ना, खुद से बात कर रहे हैं आप। ये क्या हुआ, क्या आप बीती थोड़ी सुना रही हो यार। देखो एक बार, स्ववाक, स्ववाक की अगर हम बात करें, है थोड़ी बहुत हो भी सकती है। सेल्फ टॉक की अगर हम बात करें, तो सेल्फ टॉक क्या है यहाँ पे, खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, डैश कहलाता है। क्या प्राइवेट स्पीच, हाँ कहलाएगा। तो प्राइवेट स्पीच PS कहलाएगा, ठीक। कब, इसका एज ग्रुप क्या है, 3 से 6 वर्ष, लेकिन बाद में भी रहता ही है ना, ऐसा थोड़ी ये गायब हो जाते हैं, ये तीनों प्रकार रहते ही हैं। अगर हम बात करते हैं एंड शुड बी एनकरेज्ड, बिल्कुल जो प्राइवेट स्पीच है इसको एनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निजी संवाद करने से या निज संवाद करने से बच्चे को यदि हम प्रोत्साहन करेंगे तो वो बोलते बोलते सोच भी तो रहा है ना, वो खुद को डायरेक्शन दे रहा है, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, है ना। तो इसलिए प्राइवेट स्पीच अच्छी है, इसी को ईगोसेंट्रिक कहा है पियाजे ने, लेकिन यहाँ पे वाइगोस्की की बात चल रही है इसलिए ईगोसेंट्रिक नहीं लिख सकते। प्राइवेट स्पीच और डिस्करेज करना चाहिए, नहीं एनकरेज करना चाहिए। डिस्करेज क्यों करेंगे, ईगोसेंट्रिक की बात ही नहीं हो रही। तो बाकी ऑप्शन हट जाते हैं पिक्चर से। ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर, या ऑप्शन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट से जवाब देंगे एकदम बढ़िया से। बी सिंगल एन क्या क्या, अरे बहुत मैम, वैसे यहाँ रूढ़िवादी हो गया था क्या, अच्छा कि आंटी ही कहती हैं ऐसा, हाँ अंकल कह देंगे चलो, है ना,
अब देश में ऐसा ही होता है ना, अंकल तो जनरली नहीं पूछते हैं आपसे, वो मेल्स से पूछ लेंगे। रूढ़िवादिता तो समाज में भी है ना, तो एग्जाम्पल भी कई बार वैसे आ जाते हैं। बट बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने ये चीज नोटिस की, है ना, कि हम खुद सबकॉन्शियसली कई बार स्टीरियोटिपिकल होते हैं बट हमें पता नहीं होता। वैसे मैं तो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती हूँ, मेरे व्यवहार में भी नहीं है वो चीज बहुत हद तक, बट ये सच, ये तो खैर एग्जाम्पल भी है एक, बट ऐसा होता है कई बार। तो अगली बार अंकल का एग्जाम्पल लगा दूंगी, बट जनरली लड़कियों से अंकल नहीं पूछते हैं, वो लड़कों से पूछ लेंगे। समाज है स्टीरियोटिपिकल थोड़ा सा, कोई बात नहीं है ना। अब इसको आप स्टीरियोटिपिकल कह लो, सही कह लो, गलत कह लो, जो आपका मन करे, बट मुझे अच्छा लगा कि आप ये पकड़ पाए। चलिए आगे बढ़ते। मैं तो चेक कर रही थी, पुराने टीचर्स ऐसे कहते हैं ना, मैं तो बस देख रही थी आपको पता है कि नहीं, आप पकड़ पाओगे कि नहीं, मुझे तो पता ही है सब। मजाक कर रही हूँ यार। देखो एक बार आदर्श कुमार, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक बार, 82% लोग ए आंसर दे रहे हैं। चलिए समझते हैं फटाफट से। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, इसको यहां अगर चाइल्ड सेंटर्ड भी लिख देते तब भी आंसर सेम ही रहता, और उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड भी लिखा होता, क्योंकि दोनों बच्चे को सेंटर में रख रहे हैं ना, चाहे वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हो चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। प्रोग्रेसिव भी लिख सकता था, प्रगतिशील, बात बराबर ही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे को एक्टिव रखने पे बात करेंगे। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा शब्द घुमाएगा और आंसर बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक सामाजिक रचनावादी यानी वाइगोस्की की क्लास, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास किसकी होगी? वाइगोस्कियन प्रिंसिपल वाली क्लास होगी, वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित क्लास होगी। In a socio-constructivist classroom, the teacher is dash and the tables and desks are dash to facilitate group work। वाह, ग्रुप वर्क की भी बात हो रही है, इसका मतलब वाइगोस्की की ही बात हो रही है। तो शिक्षकों को क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहें, बच्चे ग्रुप्स में काम कर रहे हों। वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मैंने आपको वो पिक्चर दिखाई हुई है ना, कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैसी दिखती है, जहां ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं और टीचर उनके बीच में कहीं है। तो टीचर क्या मोबाइल है? ऐसा नहीं है एक ही जगह से खड़े हो। मोबाइल मतलब, मोबाइल क्या होता है? डायनेमिक है या चेंजेबल है, जगह से मूव करता रहता है ना, मूवेबल है। टीचर फिक्स नहीं हो गया एक जगह पे, गतिशील है। जैसे मोबाइल को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। पहले क्या होता था, फोन एक जगह पे रहता था फिक्स्ड, तो टीचर फिक्स्ड नहीं है जैसे पहले रहता था और वहीं से चौक फेंक के मारे जा रहे हैं, अरे पीछे वाले तुम उठो। यहाँ पे तो वो वॉक करता रहेगा या ग्रुप्स में इंटरेक्ट करेगा अलग अलग बच्चों से। तो टीचर मोबाइल है। एंड द टेबल्स एंड डेस्क आर मूवेबल, जो टेबल और डेस्क है वो भी मूवेबल है। ऐसा नहीं अगर जरूरत पड़े ग्रुप एक्टिविटी के लिए तो आप फर्नीचर को मूव कर सकते हैं, या बच्चे भी रोटेशन में बैठते हैं क्लास में। आज जो फर्स्ट पे बैठा है वो कल लास्ट पे होगा, फिर ऐसे रोटेट करती रहेगी क्लासरूम। तो गतिशील है, जिन्हें खिसकाया जा सकता है। फर्नीचर की बात हो रही है, टीचर को नहीं, कभी खिसका दो, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, टीचर इज मोबाइल लेकिन फर्नीचर फिक्स्ड है। क्यों रहे भाई फर्नीचर फिक्स्ड? जैसी एक्टिविटी होगी वैसे फर्नीचर को चेंज कर लेंगे। डिक्टेटर है? नहीं, डिक्टेटर नहीं बनना, हिटलर थोड़ी है थानाशाही करेंगे जो, डिक्टेटर बनना ही नहीं है। तो ओनली ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि फर्नीचर को फिक्स नहीं रखना, मूवेबल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से बताइएगा। अगर हम बात करें, चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स हु आर मोर नॉलेजेबल, यानी बच्चे जो हैं वो दूसरों के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हो, ठीक है ना। दिस व्यू ऑफ लर्निंग इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ डैश थियरी गिवन बाय डैश, यानी मोर नॉलेजेबल अदर की जो बात है वो किस थियरी में हुई है और किसके द्वारा दी गई है वो थियरी। तो थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और व्यक्ति का नाम है जिन्होंने दी है, सिद्धांतकार का नाम है लेव वाइगोस्की। बात तो सही है। सोशियो कल्चरल थियरी है, बात सही है, लेकिन जीन पियाजे ने नहीं दी है तो ये गलत हो गया। साइकोडायनेमिक थियरी है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, दोनों बातें सही है बट पूछा तो कुछ और था। बिहेवियरिस्टिक है, बीएफ स्किनर ने दी है, बात तो सही है बट पूछा तो कुछ और था, है ना। तो हिंदी में ये ऑपोजिट हो गया ट्रांसलेशन में, बट ध्यान रखिएगा ये बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये इसको इधर से इधर कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा था नहीं, कोई और ऑप्शन बनता नहीं है सेट, नहीं तो इस बात को ध्यान में रखना है कि शुरुआत में जो पूछा हो, अगर पहले इन दी लाइट ऑफ सोशियो कल्चरल थियरी पूछा है तो यहाँ पे थियरी लिखेंगे, पहले ऑप्शन को थियरी चूज करना है। किसके द्वारा दिए तो इसको सेकंड पे लाएंगे, ऐसा नहीं वाइगोस्की को पहले ले आएंगे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर, देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है भाई, इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोस्कीज आइडिया ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर शुड, यानी एक लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो एक टीचर को कैसा होना चाहिए वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के विचारों को यदि आप मानते हैं तो, फॉलो करते हैं तो बताइएगा। मिनिमाइज द इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स, पता नहीं फिर आप कैसे टीचर हैं वाइगोस्की को, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं है कि आप बच्चों को इंटरेक्ट ही नहीं करने दे रहे, आपस में ना चर्चा करने दे रहे हैं,
मिनिमाइज कर दिया आपने, तो ये तो गड़बड़ है। बी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, यानी रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, यानी जो कल्चरल टूल्स हैं, जो समाज संस्कृति के टूल्स हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दो, नहीं, उसको बढ़ावा देना है, एनकरेज करना है। प्रोवाइड स्कैफोल्ड टू स्टूडेंट्स टू रीच देयर बेस्ट पोटेंशियल, यानी बच्चों को मदद देनी चाहिए, टेम्परेरी हेल्प देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाएं। ये बात एकदम फर्स्ट क्लास है, सही है। प्रैक्टिस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, नहीं जी, ठीक है ना, सी ऑप्शन। क्लियर है बात? अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ भाई, ये बात सही है, सिर्फ आंटियां ही नहीं पूछती हैं शादियों में, कभी कभी अंकल, मतलब थोड़े फ्रेंडली अंकल भी पूछ सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बड़ी मुश्किल से निकाल करके लाई हूँ, मुझे मेरे मामा जी याद आ गए, सबसे छोटे वाले, बहुत मजे लेते हैं यार, वो बहुत मजे लेते हैं। लास्ट ईयर कह रहे थे नहीं बता सकती, छोड़ो, कह रहे थे 2 सूट सिलवा के रखे हैं, शादी कर लो दोनों बहनें, नहीं तो बर्बाद होके चले जाएंगे। मिडिल क्लास में यही तो होता है ना कि भाई सूट सिलाए तो मतलब प्रॉपर ओकेजन के लिए सिलाए, ऐसा थोड़ी है, शादी के लिए ही सिलाए, ओकेजन भी छोड़ दो, ओकेजन तो ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ओकेजन पे पहन के जाता है इंसान सूट, बट शादी के लिए सिलाए, बर्बाद नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा सूट मैं आपके 2 सिलवाऊंगी, लेकिन आप शादी रहने दो, है ना। तो ये तो खैर हुई मजाक की बात। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एक बार। स्नेहाज हाइट इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजाक से हटके। स्नेहाज हाइट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो एक बार और जवाब देने की कोशिश करो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। जब शादी के मजाक से हंस के खत्म हो जाओ तब आगे आएंगे। देखिएगा एक बार, तो मैंने आपको ऑपोजिट एग्जांपल भी दे दिया है ताकि ये स्टीरियोटाइप आपके दिमाग में फिट ना हो जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, और 3-4 सवाल हैं हमारे। स्नेहाज हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन easily reach the handle of her long cupboard from which she can open the cupboard very easily. स्नेहा's change in height is called dash. क्या पूछा है? स्नेहा की हाइट में परिवर्तन क्या कहलाएगा? बी ऑप्शन 71% लोग कह रहे हैं। एक बार मैं देखती हूं यहां से कि सी ऑप्शन कितने परसेंट लोग कह रहे हैं। 8% लोग, 19% लोग ए वाले भी हैं। कहाँ, कौन से सस्ते नशे भाई ये? कोई बात नहीं आयुष, जितना कर पा रहे हो उतनी प्रेपरेशन कर लो, डेली एटलीस्ट क्लास अटेंड कर लो, पेपर जरूर दे के आना, है ना। ये मत सोचना अब तो मौका निकल गया हाथ से, सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। पढ़ो तो पहले हफ्ते भर मन से। देखो यहाँ पे सिंपल बात है, स्कैफोल्डिंग तो इसको कैसे कहेंगे? अच्छा, मतलब 19% लोगों को स्कैफोल्डिंग लग रहा है, कमाल कर दिया। देखो लर्निंग होती है एफर्ट और प्रैक्टिस से, उसमें कोई अलग से रोल नहीं है। यहाँ पे एफर्ट और प्रैक्टिस की बात नहीं हुई है कि बहुत प्रैक्टिस करके अब स्नेहा का हाथ जो है अलमारी तक पहुंच जाता है। भाई हाथ लंबा हो गया अपने आप पहुंच जाएगा, इसमें प्रैक्टिस की क्या बात है ना। लर्निंग तो तब होती है, अडेप्टेशन किस चीज का अडेप्टेशन? अगर सेम हाइट के साथ स्नेहा ने कुछ अडेप्टेशन, कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके, कुछ ऐसे ऊपर करके हाथ या कुछ भी कर आके कर लिया होता, एक प्लेटफॉर्म रख के या एक स्टूल रख के या एक चेयर रख के, तो हम मान जाते भाई ठीक है ना। स्टूल इज नॉट द राइट वर्ड आई थिंक, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में चेक करेंगे बाद में। देखिएगा अगर हम बात करें यहां पे, तो ये ग्रोथ है जो कि 71% लोग कह भी रहे हैं, ये स्कैफोल्डिंग क्यों नहीं है? अगर हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भाई उसकी हाइट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, एडोलेसेंस में होगी यानी किशोरावस्था की उम्र में या उससे पहले होगी, और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच जाता है। क्या उसके लिए स्नेहा ने कोई एफर्ट किया है? क्या किसी ने उसे मदद दी है? अब हाथ लंबा हो गया है, अलमारी तक पहुंच जाता है, और थोड़ी देर बाद हाथ छोटा हो जाएगा और अलमारी तक नहीं पहुंच पाएगा। स्कैफोल्डिंग जो जवाब दे रहे हैं इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हाथ जो है बाद में वो कम भी कर सकती है अपना, भूत वाले हाथ हैं, कितने भी लंबे कर दो कितने भी छोटे। या फिर अगर हम बात करें हनुमान जी की, याद आ गई मुझे वो लंका में जाके जो वाला सीन है ना, हाँ, तो वो वैसा सा हो गया कि अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा लो कितना भी कम कर लो, तब तो ये स्कैफोल्डिंग हो जाता।
बट हाथ तो ऐसी चीज नहीं है ना कि अपनी मर्जी से कम कर लेंगे, है ना। तो जो चीज बढ़ गई रिवर्सिबल नहीं है, अपने आप बढ़ रही है एज के साथ, वो तो ग्रोथ में आएगी ना, वो स्कैफोल्डिंग में क्यों आएगी, है। तो ये ग्रोथ है, ठीक है ना। स्कैफोल्डिंग ये तब होता जब टेम्परेरी हेल्प दी होती, किसी ने उसको टेम्परेरी हेल्प दी होती, या तो उसने कोई प्लेटफॉर्म यूज किया होता, या फिर किसी ने उसको पकड़ा होता कि तुम ये खींच लो अलमारी, या उसने हाथ में मान लीजिए कोई एक वाइपर यूज कर लेते हैं ना कई बार हम किसी काम के लिए, कुछ बेड के नीचे गिर गया और उसको निकालने के लिए आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, तो आप वाइपर लेके आओगे, कोई और डंडा लेके आओगे, जो भी घर में होगा, वो डंडा या वो वाइपर जो है वो स्कैफोल्ड है वहां पे, वो स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सामान निकालेंगे सिर्फ तब तक वो आपके हाथ में, वो टेम्परेरी हेल्प है। वाइपर थोड़ी लेके घूमोगे जिंदगी भर, लेकिन ग्रोथ में तो अगर हाइट बढ़ गई, हाथ बढ़ गया तो कम थोड़ी कर दोगे, ये तो इरिवर्सिबल है ना। क्या कह रहे हो, काट देंगे भाई? ये एनिमल मूवी देख के आई हो ना तुम, जब से ऐसी बातें कर रही हो। देखो एक बार दुनिया हिला देंगे, नहीं जला देंगे, ओके। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें यहां पे, तो ये ग्रोथ है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बाय डेफिनेशन स्कैफोल्डिंग इज टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद। टेम्परेरी हेल्प, उतनी देर की मदद जब तक आपका वो काम हो नहीं जाता, आपको खुद से करना नहीं आ जाता। जैसे साइकिल चलाना जब आप सीखते हैं तो पीछे से कोई पकड़ता था, बचपन में आपने सीखी होगी, वो स्कैफोल्डिंग है। जैसे आप खुद चलाने लगते थे, वो हाथ हटा लिया जाता था, पीछे से नहीं पकड़ा जाता था, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, क्लियर है बात? और भी बहुत एग्जाम्पल आ रहे हैं, बट इतना इनफ है। चलिए आज के लिए देखो, तरीके से सीखना है, हंसी खुशी सीखना है, कोई मौत नहीं आनी चाहिए पढ़ते हुए कि हाय रे पढ़ना पड़ रहा है ना। मजे से सीखना है। हाँ, 19% लोग, बिल्कुल अंशु सही कह रहे हो, 19% वाले जो स्कैफोल्डिंग जवाब दे रहे थे उन्होंने ध्यान से नहीं दिया था, ठीक है ना। इंग्लिश में भी स्कैफोल्डिंग दे लीजिए। हाँ, मैं कराऊंगी, प्रैक्टिस सेशंस लूंगी, और इवन वो भी लूंगी, मैराथन भी कोशिश करूंगी कि मैं लूं, इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। लेव वाइगोस्की गिव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू डैश इन डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी सीखने और विकास की सोचने की प्रक्रिया में कौन सी चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? रिवॉर्ड और पनिशमेंट का वाइगोस्की से कोई नाता नहीं है। हाँ, कल्चरल टूल्स, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से जो मिल जाए वही सही हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल जो जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो मदद करेंगे। जो आप अपनी सोसाइटी, कल्चर, जो आप अपने ग्रंथों से सीख रहे हैं, जो भी कल्चर में हर चीज आ जाएगी फिर। तो सांस्कृतिक उपकरण जो है वो चिंतन और अधिगम को हमारे बेहतर बनाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको वो हनुमान जी वाला एग्जाम्पल दिया, वो कहां से आ रहा है? हमारे कल्चर से आ रहा है। सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग देखिएगा, ये सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हमें क्या करनी है? मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। बेसिकली वैसे तो एबिलिटी ग्रुपिंग से बचना चाहिए, बट अगर करनी पड़े तो मिक्स्ड, यानी अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे, सिर्फ 90% वाले बच्चे नहीं, कुछ 50% वाले भी मिक्स ग्रुप बनाए कि सिर्फ वो बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा है एक ग्रुप में डाल दिया, नहीं। कुछ बच्चे एक ग्रुप में जिनका मैथ्स अच्छा है, दूसरे बच्चे जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, तीसरे बच्चे जिनका मैथ्स वीक भी है। तो हर तरह के बच्चों को मिक्स करना है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो बेसिकली आपको याद रखने में मदद करते हैं, फ्लो चार्ट के जैसे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिएगा, 2 सवाल और रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 30 होता है, इन लेव वाइगोस्कीज थियरी the strategy of simplifying questions, giving cues and telling initial steps to solve a question helps them in overcoming the obstacles of solving a given question is referred to as। यानी वाइगोस्की के अनुसार वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती हैं, खुद से सॉल्व करके नहीं दे रही, बच्चे को हेल्प कर रही हैं, स्टेप्स में मदद कर रही हैं। जहां बच्चे अटक रहे हैं तो आसान बना रही हैं क्वेश्चन को आसान नहीं बना रही हैं, क्वेश्चन को समझने में आसान बना रही हैं। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन बना दे रही हैं, है ना, मुश्किल क्वेश्चन को समझने में मदद दे रही हैं। बेसिकली उन्हें संकेत देती हैं और सवाल को हल करने में प्राथमिक चरण बताती हैं। यह समस्या समाधान का जो तरीका है वो क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। मैचुरेशन तो अपने आप एज के साथ आता है। एनालॉजी होता है, कोई एग्जाम्पल से समझा दिया आपने, किसी बात के कोई अनुरूप उदाहरण दे दिया कि हमारी आंख जो है कैमरा के जैसी है, ये एक एनालॉजी है, ठीक है ना। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होता है, ये स्कैफोल्डिंग है, टेम्परेरी हेल्प है कि वो इजी बनाने की कोशिश कर रही है, हिंट दे करके या क्यूज दे करके। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, जवाब दीजिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, ये कहता है विच प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का संगठन व पुनर्संगठन। यानी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो आपको पहले से आता है, फिर जब नया सीख रहे हैं तो उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं चीजें। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, बच्चा यहां भी एक्टिव है, बच्चा यहां भी एक्टिव है। और सोशल इंटरेक्शन, बच्चा यहां भी एक्टिव है। तो तीनों जगह पे बच्चा एक्टिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज सही से कंस्ट्रक्ट हो रही है और वाइगोस्की की बात पूरी हो रही है यहाँ पे।
बच्चा एक्टिव है, सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32वां सवाल, आखिरी सवाल है आज के लिए, ध्यान से जवाब दीजिएगा, बहुत बड़ा है ये पढ़ने में। देखिएगा एक बार, फटाफट आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और छुट्टी करेंगे। आप अपने घर जाइएगा, हम अपने घर जाएंगे। हम तो वैसे ऑलरेडी अपने घर हैं, बट निशा को भेजेंगे। घूमने जाओगी तुम? कल तुमने मुझे ठंड लगवा दी, बहुत दिनों से मैं बाहर नहीं गई थी रात के समय में। हाँ, आई मीन कैमरा हमारी आंख जैसा है, उल्टा बोल दिया मैंने। मैं तो चेक कर रही थी कि आप समझे हो कि नहीं। ये लैपटॉप पे पानी मत गिरा देना। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, पैसेज भी करा दूंगी यार, काहे चिंता करते हो। हाँ देखो एक बार, ए ऑप्शन 75% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। फाइंडिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड डू नॉट स्पीक इन हिज क्लास। एक टीचर ने पाया कि ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश की क्लास में, इंग्लिश का टीचर है, उनको मिला के बच्चे बोल नहीं पाते इंग्लिश, उनको इंग्लिश समझने में या बोलने में दिक्कत होती है। अब मिडिल स्कूल इंग्लिश टीचर encourages students to express themselves in whatever language they are comfortable। एक मिडिल स्कूल इंग्लिश टीचर ने कहा, यानी 6 to 8 का टीचर होंगे, उन्होंने कहा बेटा जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप बोल लीजिए। अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो तो एटलीस्ट खुद को एक्सप्रेस तो करो। मैम बिग फैन, प्लीज करियर में ऑफलाइन बैच लीजिएगा और आपकी पेडागोजी बुक भी लॉन्च होगी। बाय द वे आई केम देयर, है ना, इन दिल्ली, हियरिंग अबाउट यू मैम। थैंक यू, धन्यवाद शांतनु। और हाँ, एक ऑफलाइन क्लास में ज़रूर लूँगी इस बार सीटेट की, और सबके लिए उसको ओपन रखेंगे, डोंट वरी, यहीं दिल्ली में, डोंट वरी, है ना। इस बार सीडीपी का पेपर का जो खौफ है आपका वो ख़त्म करेंगे उस समय, देखिएगा। और बुक अभी नहीं आ रही बट आएगी, अभी तो नहीं आ रही है। अभी जैसी तबीयत है और चीज़ें हैं वैसे तो सिर्फ क्लास भी हो जाए ठीक से, बड़ी बात है। ए ऑप्शन है, 83% लोग कह रहे हैं। He then builds on students' thinking and helps them to learn other phrases to enhance their skills। यानी फिर बच्चों को वो मदद करता है जब वो अपनी भाषा में बोलते हैं, और उनको उनकी थिंकिंग को बिल्ड करेगा, उनको हेल्प करेगा कि वो थोड़े थोड़े फ्रेजेस, यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस या 2 वर्ड को जोड़ करके फ्रेज बना पाए और बोल पाए, अगर वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो। इसका मतलब उनको मदद मिल रही है। विच पर्सपेक्टिव इज दिस, बताइएगा। अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें और इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है, यानी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प। किसके अंदर आएगा ये? और बच्चा सोशली एक्टिव है, यानी ग्रुप में सीख रहा है या टीचर के साथ एक्टिव है, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है, वाइगॉस्की वाली क्लासरूम है ना, तो ये बिहेवियरिस्टिक है। वो तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं। साइकोडायनेमिक जनरली हम क्लासरूम में इस तरह से यूज नहीं करते हैं, वो किसी बच्चे को कोई अग्रेशन का या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है तब हम उसकी बात करते हैं। साइकोसेक्सुअल भी सेम ही थियरी है, अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की दोनों, तो इसकी बात यहाँ नहीं होगी। ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आउट ऑफ 32 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं जरा ये बता दीजिएगा। और मुझे फीवर जैसा लग रहा है बट कोई नहीं। तो ये हुई एक बेसिक बात। अच्छा ये नहीं, ये बीपीएससी का नहीं भैया, सीटेट का बैच जो है अभी एनरोल्ड है, पुराना है लगा हुआ। बाकी करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं, सारे टीचर्स आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। मैं सीडीपी पढ़ा रही हूँ या डिस्कस कर रहे हैं हम साथ में, है ना। एक तो ये पढ़ा रही हूँ भी बोलना इतना अजीब लगता है, पेडागोजी डिस्कस कर करके ना, मतलब मेरा जीवन तो बहुत ही ज़्यादा बदला है, ठीक है ना। देखिएगा, क्योंकि फिर पढ़ाने का या डिस्कशन का या उस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या ही फ़ायदा है जब आपके अंदर कोई परिवर्तन ही ना हो, है। बस आप जेंडर पढ़ाएं और आप में परिवर्तन शून्य हो, और घर में आप अपनी बीवी को कहें खाना आप ही बनाएंगी और जेंडर आपने पढ़ाया है क्लास में जा करके, तो ऐसा टीचर तो भगवान ना ही बनाए। धब्बा कहेंगे ऐसे लोगों को टीचर्स के नाम पे, है ना। जो मैं मतलब बोल नहीं रही हूँ किसी को, बट इट्स अ शेम अगर हम कहें कि जो हमारे कथनी और करनी में इतना अंतर होना नहीं चाहिए आइडियली। बाकी तो सबकी पर्सनल लाइफ है, बट ऐसे लोग मैं देखती हूँ। शांतनु क्रिएटर कह रहे हैं भाई, नो मैम आई ऑलरेडी क्लियर सीटेड विद 112 मार्क्स, आई एम सेइंग अबाउट D+B PRT। अच्छा उसके लिए भी रख देंगे, चलो डोंट वरी। चलिए अभी आने तो दो उसको। तो ये PDF कल वाली भी और आज वाली भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ईमेल आईडी ये है ना। इस संडे KVS को लेकर शायद हम कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, तो थोड़ा सा ईमेल आप टाइम से कर दीजिएगा, क्योंकि अभी उतनी एनर्जी है नहीं कि बार बार इंटरव्यूज कर पाऊँ। तो आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस जो हैं वो आप बताइएगा कितने ठीक हुए। इवन प्रीवियस इंटरव्यूज हैं कुछ जो अपलोड नहीं हुए, वो भी डालूंगी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। कल मिलेंगे, कोई और टॉपिक करेंगे, कोई और सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है हिंदी
हिंदी पेडागोजी कर लें, कुछ और कर लें, ईवीएस कर लें, कल का कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इतना कम समय में तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था 130 प्लस कैसे स्कोर करें। कोई दिक्कत नहीं, समय इनफ है 1 महीना सीटेट के लिए। अगर तरीके से पढ़ लेंगे, थोड़ा मेहनत से पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर मैराथन देख लो, नोट्स दिए हुए हैं फ्री सारे टेलीग्राम चैनल पे अपने, वो पढ़ लो, है ना। बैच में हो तो फिर तो उतना ही पढ़ लो जितना पढ़ाया जा रहा है, नोट्स वोट्स मॉक टेस्ट सब वही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, कल मिलते हैं।